अभी हम देखने लगे हैं सिम्पसन रूल्स के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, x0, x1 एंड x2। अब x0 एंड x1 का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ h। सिमिलरली ये डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है करने के लिए। इसी तरह से x1 का और x2 का डिस्टेंस h है। अगर मैं इसको प्रोसीड करती हूँ आगे तो x3 और x2 का डिस्टेंस भी h होगा, ठीक है। h इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द points and we have taken here 3 points x0, x1 and x2. Now we are going to expand the Taylor series. What is Taylor series? Taylor series is equal to f of x is equal to x plus h, where we add the function's derivative and also h square over 2 factorial, h cube over 3 factorial, h 4 over 4 factorial and so on, ठीक है, Taylor series. So let's start from here. Here it is written f of x2. तो f of x2 जो है उसको टेलर सीरीज़ में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो जब मैं इसको टेलर सीरीज़ में कन्वर्ट करूँगी तो मैंने आपसे अभी बताया कि जो टेलर सीरीज़ है वो अगर मेरे पास है लेट्स से कोई भी पॉइंट है मेरे पास f of x ही है, तो x प्लस h जो है, अगर f of x1 है तो मेरे पास होगा x नॉट प्लस h, यानी कि पिछला पॉइंट और उसमें डिस्टेंस ऐड करूँगी तो मेरे पास अगला पॉइंट बनेगा। अब यहाँ से आप फिगर से चेक कर लो, x नॉट है, इसके अंदर मैं h का डिस्टेंस जो है वो ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा, ठीक है। लिहाजा इसको मैं x प्लस h की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये मेरे टेलर सीरीज़ का रूल है। देन इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, f ऑफ x1 प्लस h f डैश ऑफ x1, then this is h over 1 factorial, then we will write h2 over 2 factorial with double derivative, then h3 over 3 factorial triple derivative plus h4 over 4 factorial and fourth derivative and so on, it moves on. So here I have taken x2 मैंने जो है वो यहाँ पर लिया है x2 मीन्स x1 के अंदर h जो है वो ऐड हुआ है। इसी तरह से अब मैंने x नोड लेना है, तो x नोड क्या कहेगा, x नोड ये होगा मेरे पास कि ये जो x1 पॉइंट है ये पूरा पॉइंट है x1, इसके अंदर से मैं माइनस h करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x नोड, बिकॉज यू नो दैट डिस्टेंस इज़ इक्वल, डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये मेरे पास x1 है, x1 माइनस h करूँगी, ये वाला h मैं निकाल दूँगी, माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x नोड आ जाएगा, राइट। तो देखें इसको मैंने कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है x1 माइनस h। अब ये जो माइनस है ये मेरे पास साथ साथ आता जाएगा, ठीक है। f ऑफ x1 माइनस h f डैश ऑफ x1 देन प्लस h स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव एंड फोर्थ, ये सारा फार्मूला वही है। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यहाँ माइनस है देन प्लस, माइनस देन प्लस, तो उसकी वजह ये है कि ये जो माइनस h है ये हम h के साथ लिखते हैं, ठीक है, राइट। तो जब मैं यहाँ पे माइनस h लिखूँगी तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर माइनस h लिखूँगी तो वो बाहर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने से पहले उसके ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो इवन पावर की वजह से ये माइनस h जो है वो प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप प्लस h स्क्वायर ओवर 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास है माइनस h का क्यूब और बाहर मेरे पास है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस h जो है उसका क्यूब है तो आंसर माइनस h ही आएगा, बाहर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का माइनस ही आ जाएगा, राइट। साथ ट्रिपल डेरिवेटिव है एंड फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस फोर्थ डेरिवेटिव, और जब मेरे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा फिर इवन पावर है तो मेरा माइनस h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दो सीरीज़ जो है वो तैयार कर लिया। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है। अब मैंने ऐड कैसे करना है, लेट्स से ये मेरे पास है f ऑफ x1, ये मेरे पास है f ऑफ x2। इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया है यहाँ पर f ऑफ x2 और f ऑफ x नोड। ये देखो इन यहाँ पर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया,
एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड के दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन है राइट, और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स वन है, तो ये दोनों मिलके ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा टू एफ ऑफ एक्स वन राइट. अब नाउ सी here it is written plus h f dash of x1 and here it is in minus form. So what will happen, it will be cancel out. Okay, then here it is h square over 2 factorial a f double derivative of x1, here it is and there is also. So what we can do, we can add these two terms. So by adding these two terms we get 2 and the same value h square over 2 का factorial f double dash over double dash of x1, double dash means second derivative. Then similarly this here it is written plus h cube, here it is written minus h cube, it will be cancel out and we will add the other two terms and it will give us this value. So moving on, 2 factorial will be cancelled with 2 right. Then we are going to open this 4 factorial, that will be equal to 24 and it will be cancelled out with this 2, that gives the value 12 under this. Now see what we are going to do is f of x2 plus f of x naught minus f of x1, 2f of x1. This right hand side value will come here in the left hand side. Again similarly this also we are going to take it on the left hand side and this will remain here and we will continue this one figure and put it over here. Okay, टू हमारे पास जो था, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, हम निकालना चाह रहे हैं डबल डेरिवेटिव. हमने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको राइट हैंड साइड पर रहने देंगे, बाकी तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे. ओके, वी हैव डन जस्ट इट. उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एच स्क्वेयर. एच स्क्वेयर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. वी विल डिवाइड एच स्क्वेयर हेयर and then this h square will be divided by this all 3 terms, and when we are going to divide this h square with this term, then this h square will be cancelled with this power 4 and it will give us answer h power 2, and 1 will be the cancel with 24 and it will give us the answer 12. Here it is written f double dash of xi. Now what we value is f double dash of xi is here. This value I will put it here, then minus, then the left value over here is h square, that is here, then denominator में 12 and then fourth derivative over here. So we were here to calculate the value of double derivative of xi which we have calculated. So this is our error and this is the value. So we have to save this answer and use in the Simpson's rule, where xi is the point between x0 and x2, because we are talking about these 2 points. Okay, and whatever will be the answer, that answer will be the only for 3 points, x0, x1 and x2. If we are going to increase the points, then the standard formula which we will get from this rule will be changed little bit only. Okay, now see that we are going to start Simpson's rule now. Okay, for Simpson's rule we know that we have taken 3 points, x0, x1 and x2. x0 is our A and x2 is our last one, that is called B. So x1 is what, our midpoint. If we will see the picture which we have drawn before, that there I have written that x0, x1 and this the distance will be h. So x0 plus h will be equal to this x1. So for that reason we have taken x1 is equal to x0 plus h. And what is h? H is b minus a divided by 2, that is interval.
So to approximate integral a to b f of x d of x, we consider Taylor's polynomial expansion of f on x. This is the polynomial expansion of Taylor's, which we have already used in last two examples, last two statements, where we have calculated f of x0 and f of x2. So that thing we are going to calculate over here, but instead of just the change is that instead of h we are going to write x minus x1 because it is the distance. So what we have done, we have opened the Taylor's of a polynomial expansion of f on x. f of x is equal to x of 1 plus x of 1 का डेरिवेटिव x minus x1 plus double derivative of x1 divided by 2 x minus x1 whole square and so on. इसी तरह से x क्यूब का भी कर लिया और x4 का भी जो है वो आपने देख लिया, ठीक है. सो ये टेलर्स से फार्मूला है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया, उसी को हमने ओपन करके तो है वो उसको आगे प्रोसीड कर लिया है. तो इंस्टेड ऑफ एच वी हैव रिटन हेयर एक्स माइनस x1 बिकॉज के जो x है दैट इज़ वेरिएबल एंड x1 इज़ द पॉइंट वेयर वी आर डीलिंग विद द डेरिवेशन. सो हेयर व्हाट इज़ x बिलोंग्स टू x नोड एंड x2. x जो है वो कोई एक ऐसा पॉइंट है जो x नोड और x2 के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ज़ाय जो है वो x नोड और x2 के अंदर एग्जिस्ट करता है. जाहिर सी बात है हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं जिसमें से एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है. जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तमाम पॉइंट्स उसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, एरर भी उसी के अंदर होगा और x की वैल्यूज़ भी उसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी. सो मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव डन दैट, जैसे कि आपने ये वाला फार्मूला ओपन किया है वैसे ही आप इंटेग्रल इस फार्मूला के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो, अब अभी हमने अप्लाई किया है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स, और आप जैसा कि आपको बताया है a इज़ इक्वल टू एक्स नोट एंड b इज़ इक्वल टू x2. सो हेयर व्हाट वी हैव डन इज़ दैट वी हैव अप्लाइड दिस इंटीग्रेशन, वही वाले फार्मूला पे जो पहले आपने यूज़ कर चुके हैं. अब क्या करना है, ये जो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है अब जो है वो इसको एक्सपैंड करना है, इसको अप्लाई करके देखना है. सो इंटीग्रेशन करेंगे हम इस पूरे फैक्टर की. सो इंटीग्रेटिंग व्हाट वी गेट कि ये f ऑफ x1 है, तो हम x के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है. हम dx की इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के लिहाज से, और ये मेरे पास x नोड है और ये मेरे पास x2 है. तो लिहाजा f ऑफ x1 के साथ, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा कोई फंक्शन है जिसमें x1 आ रहा है, तो इसमें x तो नहीं आ रहा, तो x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अब इसी तरह से ये चीज़ मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगी साइड पर, और मेरे पास जो यहाँ पर ये वाली फिगर, ये वाली एलिमेंट है, इसमें देखो मेरे पास x माइनस x1 गिवन है. जब मेरे पास ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x है यहाँ इस टर्म के अंदर है, तो मैं इसका स्क्वायर ओवर 2 कर सकती हूँ, ठीक है. तो इंटीग्रेशन आप ऐसे ही करते हैं ना, n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो मेरे पास ये वाला फैक्टर साइड पर आ गया, इसकी मैंने इंटीग्रेशन कर ली स्क्वायर ओवर 2. इसी तरह से मेरे पास डेरिवेटिव वाला पोर्शन यहाँ पे भी साइड पर आ गया, इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है. तो मेरे पास इसके इंटीग्रेशन से क्या आएगा, क्यूब ओवर 3. तो ऊपर 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6. इसी तरह से ये मेरे पास है फंक्शन क्यूब का, तो यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर इसके अबव साइड पर 4 आ जाएगा पावर और नीचे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 24, और यहाँ पर 3 की पावर ऑलरेडी 4 में कन्वर्ट हो चुकी है. अब इतने सेशन पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, इसको मैंने x नोड और x2 पे लिख लिया, जिसका मतलब यह है कि ये वाला पार्ट मेरा इंटीग्रेट हो गया है. यहाँ पे मैंने अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है. अब जिसमें ज़ाया आ रहा है, जिसमें डेरिवेटिव आ रहा है, ज़ाया आ रहा है, हमारा एरर आ रहा है, उसको मैंने इंटीग्रेट नहीं किया. अब देखो ये 4 फैक्टोरियल है, मैंने क्या किया, मैंने 1/2 24 जो है वो बाहर कांस्टेंट के तौर पर ले लिया.
इंटेग्रल चूँकि पूरे सेशन के साथ है, पूरे लाइन के साथ है, तो मैं क्या करूँगी, x0 और x2 इधर लिख लूँगी और ये वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दूँगी कि मेरे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रेपेजोइडल रूल में किया था, इसमें भी वैसे ही करना है। पहले मैंने इतने पार्ट को इंटीग्रेट करके इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद फिर मैं इतने पार्ट को इंटीग्रेट करके इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेट हो गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके देख लेते हैं। हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था और साथ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो देखी थी, और साथ में लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व करूंगी। अब आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम टू इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 की है। उसमें ये मेरे पास एरर आ रहा था, x0 जो है वो x2 तक जा रहा है एंड फोर्थ डेरिवेटिव x माइनस x1 पावर 4। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी विल टेक आवर फर्स्ट वैल्यू, राइट। तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट बाहर लेते हैं। तो उसके लिए हमने फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो ज़ाय मेरे पास फंक्शन है, उसको मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि जब मैं फंक्शन में कोई भी वैल्यू कोई भी एरर पुट करूँगी तो मेरे पास कोई नंबर ही आएगा। दैट्स वाई इसको मैंने बाहर ले लिया और मैंने x0 और x2 जो है वो अप्लाई कर लिया है x माइनस x1 पावर 4 पर। तो जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो मेरे पास आ जाएगा 5/5 और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दूंगी। तो जो मेरे पास 5 है वो मैंने बाहर लिख लिया और यहाँ पर अपर लिमिट पुट की, यहाँ पर x की जगह पर मैंने x2 पुट कर दिया और फिर यही इसी x की जगह पर x0 पुट कर दिया, जिसका मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। अब ये चूँकि डिस्टेंस है, हम स्टार्ट में पढ़ के आए हैं कि ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस की वजह से अब हम क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 है तो ये h5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये x0 माइनस x1 है, लेकिन जबकि हमें ये पता है b माइनस a इज़ इक्वल टू h। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x1 को स्टार्ट में लाएंगे, x0 को उधर लेके जाएंगे, तो जिसके लिए माइनस हमें कॉमन करना पड़ेगा। लिहाजा इसी वजह से यहाँ पे मैंने माइनस h पावर 5 लिखा है। 5 ये वाली पावर आ जाएगी और b माइनस a इज़ इक्वल टू h होता है, तो लिहाजा ये माइनस कॉमन लेके लिखा है। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2h पावर 5, तो साथ में मेरे पास फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फिफ्थ। अब ये मैंने जो है वो सॉल्व कर लिया है ज़ाय वाला पार्ट। अब देखें ज़ाय वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद मैं जो पहला पार्ट था मेरा, उस पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूँगी। तो जैसा कि मेरे पास इक्वेशन थी, जहाँ जहाँ खाली x लिखा हुआ था, सिंपल x लिखा हुआ था, मैं वहाँ पर पहले x2 पुट करूँगी क्योंकि x2 मेरी अपर लिमिट है, और फिर वहाँ पर ही x0 पुट कर दूँगी क्योंकि वो मेरी लोअर लिमिट है। तो देखें यहाँ पर मैंने x0 की जगह पे पुट किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, और यहाँ पर मैंने x की जगह पे x2 जो है वो पुट कर लिया है। तो उसके बाद जो है वो माइनस करूँगी लोअर लिमिट, तो यहाँ पर x0 आ जाएगा, यहाँ पर भी x0 आ जाएगा, यहाँ पर भी x0 आ जाएगा और यहाँ पर भी x0 आ जाएगा, राइट। और ये बाकी जो हैं ये सारे x1 हैं, राइट, ये सारे x1 हैं मेरे पास। ओके, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट x1। सो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद मेरे पास जो इक्वेशन थी, मैं अभी आपको इक्वेशन दिखाती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें पहले हमने ये ज़ाय वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लिया, वो इतना सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो थी वो x2 से x0 तक, ये भी मैंने यहाँ से यहाँ पे फिल कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखना है, प्लस 1/24 करना है, 1 डिवाइडेड बाय 24 करना है, और ये जो ज़ाय की वैल्यू मैं निकाली होगी वो पुट कर देनी है, जो 2h पावर 5 वाली वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? ओके, आप देख सकते हैं कि 1/24 आ गया, और यहाँ पर जो है वो मैंने एरर की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो लिख ली। अब देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर f(x1) और यहाँ पर f(x1) सेम है, यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव सेम है, ये वाला डेरिवेटिव भी सेम है, ये वाला डेरिवेटिव भी सेम है।
अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन डेरिवेटिव्स को कांस्टेंट लेके इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, फिर इन दोनों को कांस्टेंट लेके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, फिर ये वाले फंक्शन को कांस्टेंट ले लूँगी और एच को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही होगा। यही काम मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा f(x1) और दोनों जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर भी एज इट वैसे ही आएगा एंड यहाँ पर भी, और सिमिलरली सब जगह पर। तो यहाँ पर जो इंटरवल है दैट इज़ इक्वल टू एज। आई वॉज सपोज टू पुट हेयर एज, तो मैंने नहीं लिखा तो अभी लिख लेते हैं, ठीक है। b माइनस ए जो है वो एज के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर भी जो है वो आ रहा था आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 दफ़ा आ रही थी, तो उसको आप एच स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको जब आप रिप्लेस कर लेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखें एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये यहाँ इसको ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये कहा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो लिहाजा ये पूरी टर्म जो है वो कैंसिल हो गई। इसी तरह से ये वाली पूरी टर्म भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब आप नीचे देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास आएगा ओके लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन। ये मेरे पास जो है ये है मेरे पास 2h, क्योंकि x2 से x0 तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि x2 से x1 तक मेरे पास एक डिस्टेंस हो गया, x1 से मेरे पास x0 तक एक डिस्टेंस हो गया। तो दिस एज एंड दिस एज दोनों को प्लस करो तो मेरे पास आता है 2h, राइट। तो देख लेते हैं। अच्छा ये 2h एज इट इज़ आ गया, साथ में ये वाला f(x1) एज इट इज़ आ गया, ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई थी। देन व्हाट हैपेंड ओवर हियर इट इज़, यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी 2h। इफ़ आई कैन डू हियर, यह बन जाएगा 2h क्यूब डिवाइडेड बाय 6, ये वाला 6 है, ठीक है। साथ ये वाला फंक्शन है, तो क्या करेंगे, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। लिहाजा इसी वजह से यहाँ पर h³/3 लिखा हुआ है और डबल डेरिवेटिव ऑफ x1 ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़, हाँ जी ये डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव हमने कैंसिल आउट किया था। और आगे देखते हैं, हमारे पास 4th आ जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ट्रिपल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास ये बच जाता है, ये हमारे पास ज़ाय की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने से आई थी, 1/24 बाहर है और ये वैल्यू आंसर हमने खुद निकाला था। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 60। तो h⁻5 डिवाइडेड बाय 60 एंड 4th ऑफ ज़ाय। सो दैट आई हैव पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। ये आ गया, ये मेरे पास एक पूरी इक्वेशन आ गई है सैमसंग्स रूल की, ज़ाय को भी इंटीग्रेट करके और जो उससे पहले वाली वैल्यू थी उसको भी इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन आ गई है। अभी बात जो है वो इस इक्वेशन पर ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया क्या है, ये भी हमें पता चल गया एरर है। अब आपने जो स्टार्ट में एक छोटा सा मैंने आपको बताया था, टेलर्स एक्सपेंड करके बताया था x0 कैसे निकालते हैं और x2 कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर एक फ़ॉर्मूला बना था, जो फ़ॉर्मूला था डबल डैश ऑफ x का, ठीक है। अब देखें यहाँ पर डबल डैश ऑफ x यूज़ हुआ है, राइट। अब आपने क्या करना है, आपका ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल रेडी है, आपने जस्ट जो डबल डैश ऑफ x1 है उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है और आपने जो है वो आंसर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज जो आपको मैंने करवाया था वहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। ये मैं एक दफ़ा आपको दिखाना भी चाह रही थी कि डबल डैश ऑफ x की डबल डैश ऑफ ज़ाय की जो वैल्यू है वो हमने ये निकाली हुई है, ठीक है। अब मैंने इस पूरी वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करना है उसमें। जी यहाँ पर अब आप देखें मैंने इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया है। देखते हैं 2h f(x1) एज इट इज़ आ गया और जो मेरा डबल डेरिवेटिव था उसके साथ था h/3, ठीक है। h/3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। और ये मेरे पास ज़ाय जो था वो पीछे वाले इस फॉर्मूला के साथ आया है और ये वाला जो मेरे पास है ये मेरे पास जो है वो आपके क्वेश्चन के अंदर जो था वो आ गया, ठीक है। जो इस फॉर्मूला के साथ था वो ये आ गया। तो सो ऑन चलते हैं आगे।
अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो देखते हैं क्या, 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे जी। हमने चूँकि डिनोमिनेटर में से 3 ख़त्म करना है तो हम 3 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 3/3 आ जाएगा, जहाँ से 1/3 बाहर कॉमन आ जाता है और 3 2 ज़ा 6 आ जाता है, साथ में पास f(x1) आ जाता है। ठीक है, अब बाकी जो h और 3 रह जाएगा वो मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पर भी h(3) बाहर कॉमन है, यहाँ पे भी h(3) बाहर कॉमन है, यहाँ का भी h(3) बाकी कॉमन है और ये चारों वैल्यूज़ बन गई। राइट, अब देखें आपके पास ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये ज़ाय1 है, ये ज़ाय2 है, ज़ाय1 भी एरर है और ज़ाय2 भी एरर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसलिए -1/36 प्लस 1/60 इकट्ठा कर लेंगे, h की पावर 5 और साथ में 4th डेरिवेटिव ऑफ ज़ाय लिखेंगे। और इस ज़ाय का मतलब है ज़ाय1 प्लस ज़ाय2 बिलोंग टू ज़ाय। ठीक है, दोनों ज़ाय से बिलोंग कर रहे हैं। राइट, मूविंग ऑन, अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमने। अब ये देखें, ये अब आपके पास f(x1) है, ये भी f(x1) है, तो ये 6 है और ये 2 है, तो 6 - 2 = 4। तो व्हाट यू आर ओवर हेयर दैट इज़, आप यहाँ पर h/3 बाहर कॉमन ले लेंगे, f(x0) लिखेंगे प्लस 8 जो आपने माइनस किया हुआ है वो लिखेंगे और f(x2) लिख लेंगे। अब देखें, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आएगा 1/90 एंड देन h5 ऑफ ज़ाय5। ठीक है, इन जर्नल दैट इज़ योर, नाउ दिस इज़ योर सिम्पसन्स रूल। सो फॉर 3 पॉइंट्स x0, x1 and x2, now see that Xi belongs to x0 and x2. Now what happened is that this is the formula, which is the Simpson's rule. When we will say that find the error also, then we are going to include it. ठीक है, here I have written in journal a to b is equal to f(x) function, that is equal to h/3 and the equation which is written over here, and this part is what, error of function. So e of f means error of function, we can conclude it separately. So when in questions you have given that you have to find just error, then just you are going to apply this, and if you have any question regarding apply Simpson's rule without error or just it has 0 error, so it's mean that you have to apply this thing. But if the question is apply the Simpson's rule, just they have tell you that you have to apply Simpson's rule, it's mean that you have to put these both things. So read the statement carefully. Thank you. If you like this video, please like it, subscribe it and share it also. Thank you.